हेलो स्टूडेंट्स। तो स्वागत है आप सभी का आप ही के बहुत ही प्यारे बंसल एकेडमी के इस ब्यूटीफुल प्लेटफॉर्म के ऊपर। तो बंसल एकेडमी जानी जाती है अपनी क्वालिटी के लिए, अपनी स्ट्रेटजीज के लिए। तो इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे हमारे एग्जामिनर के बारे में। जी हाँ, बिल्कुल। जिस एग्जामिनर ने हमारा एग्जाम बनाना है, हमारे क्वेश्चंस फ्रेम करने हैं, उसके बारे में हम जानेंगे कैसे। हम इस वीडियो में देखेंगे कि पहले हमारे जो एग्जामिनर रहे हैं उन्होंने किस मेंटेलिटी के साथ किस लेवल तक एग्जाम में क्वेश्चंस डाले हैं। हम उसी के ब्रेन को समझते हुए आगे की स्ट्रेटेजी को बनाएंगे, समझेंगे कि आगे कौन कौन से क्वेश्चंस जो है वो आ सकते हैं। चलिए, तो इसी की शुरुआत करेंगे आज की वीडियो के साथ। हेलो नमस्कार, मेरा नाम है विनय कुमार। मैं आपकी जूलॉजी की फैकल्टी हूँ बंसल एकेडमी चंडीगढ़ में। तो इसमें हम देखेंगे हमारे एचपी पीजीटी के 2016 का जो क्वेश्चन पेपर था, उसमें जितने भी जूलॉजी के क्वेश्चन हैं सभी को आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं फिर। तो ये हमारे कुछ बहुत ही प्यारे से बच्चे हैं जिन्होंने बंसल एकेडमी का नाम पूरे देश में रोशन किया, और उम्मीद है कि आप सब भी इसी लिस्ट में आने वाले हो बहुत ही जल्दी। तो पहले क्वेश्चन की तरफ ध्यान देंगे। हमारा सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है कोलेस्ट्रॉल इज नॉट द प्रिकर्सर इन द सिंथेसिस ऑफ। देखो बच्चे, प्रिकर्सर का मतलब होता है एक तरह से रॉ मटेरियल। इनमें से वो कौन सी चीज है जिसके अंदर कोलेस्ट्रॉल नहीं होता। अगर हम इस क्वेश्चन की बात करते हैं तो क्लास के अंदर हम इसको बहुत प्यारे तरीके से पढ़ेंगे कि जो कोलेस्ट्रॉल होता है वो स्टीरॉयड को बनाने में हमेशा काम आता है। बाइल जूस जो होता है, बाइल एसिड जो होता है, उसके अंदर भी कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है। अगर हम विटामिन डी की स्ट्रक्चर को देखेंगे तो हमें ये देखने को मिलता है विटामिन डी के अंदर भी कोलेस्ट्रॉल होता है। लेकिन अगर हम एड्रेनालिन की बात करते हैं, एड्रेनालिन जो होता है ये एक तरह से पेप्टाइड नेचर का होता है, प्रोटीशियस नेचर का होता है। तो यहाँ पे भी यही पूछा गया है ना कि किसके अंदर कोलेस्ट्रॉल एज ए प्रिकर्सर नहीं है। तो यहाँ पे हमारा जो आंसर क्या हो जाता है, एड्रेनालिन हो जाता है, क्योंकि ये पेप्टाइड नेचर का होता है। रही बात क्वेश्चन की, तो क्वेश्चन पूछा गया है बायोमोलिक्यूल से और टॉपिक जो था कोलेस्ट्रॉल। तो हमारा करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या निकल के आता है, डी, एड्रेनालिन। चलिए, इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है ओवल इज। जो उल्लू है वो क्या है? क्या उल्लू डाई अर्नल है? डाई अर्नल का मतलब होता है कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जो दिन के टाइम में काम करते हैं और रात के टाइम में वो सोते हैं। जबकि हमें पता है उल्लू रात के टाइम में जागता है और दिन के टाइम में सोता है। और ऐसा हर एनिमल जो रात के टाइम में जागता है और दिन के टाइम में सोता है वो होता है नॉकटर्नल इन नेचर। तो यहाँ पे सीधा सीधा ऑप्शन है, ऑप्शन डी, नॉकटर्नल। रही बात क्वेश्चन की, क्वेश्चन पूछा गया है एनिमल किंगडम से। एनिमल किंगडम की फाइलम कोडेटा और क्लास मैमिलिया। चलिए, तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या आएगा, डी, नॉकटर्नल। जो ओवल होता है वो नॉकटर्नल होता है इन नेचर में। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। इन बर्ड द क्रोप मिल्क इज प्रोड्यूस्ड बाय। तो क्रोप मिल्क की यहाँ पे बात की गई है। तो इसको समझने के लिए ना हमें ये जानना जरूरी है कि क्रोप होता क्या है। देखो क्या होता है ना, जो बर्ड्स होते हैं ना, तो बर्ड्स के अंदर क्या है, जो इनका डाइजेस्टिव सिस्टम होता है उसके अंदर दो अलग से ऑर्गन होते हैं। एक होता है क्रॉप, एक होता है गिजार्ड, है ना। तो जो क्रोप वाला रीजन होता है ना, क्रोप वाला जो रीजन होता है, जब भी सीजन आता है ब्रीडिंग का, उस सीजन में ये जो क्रोप वाला रीजन होता है यहाँ से एक केमिकल निकलता है, मिल्क जैसा, मिल्की सिक्रीशन होती है, उसी को क्रोप मिल्क बोलते हैं। क्योंकि ये डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट है, तो डाइजेस्टिव सिस्टम तो बच्चे मेल के अंदर भी पाया जाएगा, डाइजेस्टिव सिस्टम तो फीमेल के अंदर भी पाया जाएगा। ऐसा तो है नहीं मेल और फीमेल में किसी के पास डाइजेस्टिव सिस्टम ना हो। तो यहाँ पे हमारा जो आंसर क्या निकल के आता है, बोथ मेल एंड फीमेल। बिल्कुल सही आप सोच रहे हो, बोथ मेल एंड फीमेल इज दी राइट आंसर। रही बात क्वेश्चन की, क्वेश्चन पूछा गया अगेन एनिमल किंगडम से, फाइलम कोडेटा और क्लास एव से ये क्वेश्चन पूछा गया है, जिसको आप बड़े ही प्यार से बर्ड के नाम से भी जानते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। हाँ जी, इसका आंसर आएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। द मॉलिक्यूल दैट इज द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी। ये ध्यान देखो, मेन सोर्स ऑफ एटीपी सिंथेसिस, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है अपने आप में। मेन सोर्स मतलब एटीपी किससे बनते हैं?
तो जब भी एटीपी की बात आती है तो हमारे मन में एक बड़ी ही प्यारी सी चीज आती है, रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन आती है ना। और रेस्पिरेशन की बात करते हैं, रेस्पिरेशन में सबसे पहले होती है ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस में क्या किया जाता है, ग्लूकोज को तोड़ा जाता है पाइरूवेट के अंदर, फिर उस पाइरूवेट को एसिटाइल को एंजाइम ए में कन्वर्ट किया जाता है, फिर उस एसिटाइल ए को क्या कहां भेजा जाता है, क्रेब साइकिल के अंदर। कहां भेजेंगे, क्रेब साइकिल के अंदर। फिर क्रेब साइकिल से कुछ केमिकल्स बनते हैं, कुछ एनर्जी रिच मॉलिक्यूल्स बनते हैं, जैसे FADH2, NADH, है ना। तो ये सारे के सारे जो मॉलिक्यूल होते हैं ये एंटर करते हैं कहां पे, ETS, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में, जहां से फिर ये मॉलिक्यूल क्या निकालते हैं, एटीपी की सिंथेसिस करते हैं। तो कुल मिला के ये जो एटीपी बना, ये किससे बना, ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस क्या होता है, ग्लूकोज को तोड़ना। तो कुल मिला के ये जो एटीपी है बेसिकली किससे बनता है, ग्लूकोज के मॉलिक्यूल से बनता है। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, ग्लूकोज। अगर मेन सोर्स ऑफ एटीपी लिखा हो तो ग्लूकोज, लेकिन अगर मान लो मेन ना लिखा होता, सोर्स ऑफ एटीपी लिखा होता और यहाँ पे आंसर होता, यहाँ पे ऑप्शन था ऑल ऑफ दीज, तो ये भी आंसर हो सकता। अगर मेन ना लिखा होता, क्या होता है ना, हमारी बॉडी के अंदर प्राइमरी सोर्स ऑफ जो एनर्जी है वो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। किसी रीजन से कार्बोहाइड्रेट्स अगर नहीं होते बॉडी में, तो उस केस में सेकेंडरी सोर्स ऑफ एनर्जी होते हैं फैट। और जब फैट भी कंज्यूम हो जाते हैं फिर प्रोटीन की बारी आती है ना। तो कुल मिला के तीनों मॉलिक्यूल्स जो है वो तीनों की तीनों मॉलिक्यूल्स मिलके एटीपी सिंथेसिस कर सकते हैं। लेकिन मेन सोर्स पूछा था क्वेश्चन में, तो मेन सोर्स की जब हम बात करते हैं तो हमारा आंसर यहाँ पे क्या निकल के आ जाएगा, ग्लूकोज। क्लियर। चलिए, तो क्वेश्चन पूछा गया अगेन बायोमोलिक्यूल से एनर्जी मॉलिक्यूल, है ना। ठीक है, तो करेक्ट आंसर इसका क्या आ जाएगा बच्चे, ग्लूकोज इज दी और राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, पेनक्रियाज सीक्रेट। तो भाई पेनक्रियास क्या सिक्रेट करता है, ऑप्शंस को हम बाद में देखते हैं। पहले पेनक्रियास के अंदर कुछ सेल्स होते हैं। एक होते हैं एसिनार सेल्स, एसिनार सेल्स होते हैं इनके अंदर। एक होते हैं अल्फा सेल्स, एक होते हैं बीटा सेल्स। ये कुछ चीजें होती हैं। अगर एसिनल सेल्स की बात करते हैं तो ये पेनक्रिएटिक जूस को बनाते हैं, पेनक्रिएटिक जूस को बनाएंगे। अगर अल्फा सेल की बात करते हैं तो ये एक हार्मोन बनाते हैं, ग्लूकागोन। अगर बीटा सेल्स की बात करते हैं तो ये भी एक हार्मोन की सिंथेसिस करते हैं, इंसुलिन। इसके अलावा एक सेल होते हैं पी सेल, एक होते हैं पी सेल। ये जो पी सेल है ये बनाते हैं पीपी केमिकल को। पीपी होता है बच्चे पेनक्रिएटिक पेप्टाइड, है ना। ऐसी एक होता है डेल्टा सेल, एक होता है डेल्टा सेल। ये थोड़ी सी अमाउंट में गैस्ट्रिन बनाते हैं, गैस्ट्रिन बिल्कुल माइन्यूट अमाउंट में ये गैस्ट्रिन बनाते हैं। तो ऑप्शन ऑप्शन में तो जितनी भी चीजें हैं ये सारी की सारी चीजें पेनक्रियास के द्वारा बनाई जाती है। देखो गैस्ट्रिन मेनली जो होता है वो स्टमक के अंदर बनता है, लेकिन बहुत कम अमाउंट में पेनक्रियास भी बनाता है ना। तो चलिए आते हैं, तो इनमें पूछा गया पेनक्रियास क्या बनाता है, इंसुलिन बिल्कुल बनाएगा, ग्लूकागोन बिल्कुल बनाएगा, पेनक्रेटिक जूस बिल्कुल बनाएगा। तो हमारा आंसर यहाँ पे क्या आ जाएगा, डी, ऑल ऑफ दिस, ये सारी की सारी चीजें बनाता है। इसके साथ एडिशनल चीजें जो मैंने आपको लिखवाई हैं इनको भी नोट करना, इन फ्यूचर एग्जामिनर ये पूछ सकता है। क्वेश्चन की बात की जाए तो एनिमल फिजियोलॉजी से ये क्वेश्चन पूछा गया है, डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, तो करेक्ट आंसर इसका आएगा ऑल ऑफ दीज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की फिर से बात करेंगे, व्हाट इज कॉमन इन बोथ स्ट्राइटेड एंड कार्डियक मसल्स। तो क्या कॉमन होता है स्ट्राइटेड मसल्स में और कार्डियक मसल्स में। स्ट्राइटेड मसल्स की बात करेंगे तो इनको हम स्केलेटल मसल भी बोलते हैं, स्केलेटल मसल, है ना। एक्चुअली में क्या होता है, ये जो स्केलेटन मसल्स है इनको स्ट्राइटेड मसल्स क्यों बोला, क्योंकि आप इनकी स्ट्रक्चर देखना, ये इनकी स्ट्रक्चर है मसल्स की, ये इनकी स्ट्रक्चर है। तो इनके ऊपर ना हमें कुछ ऐसे स्ट्रिप्स नजर आती हैं, अगर आप ध्यान से देखोगे तो स्ट्रिप्स बैंड्स नजर आते हैं, छोटी छोटी स्ट्रिप्स बैंड्स नजर आते हैं। ये जो बैंड्स होते हैं, ये जो स्ट्रिप्स होती है, ये पूरे के पूरे मसल्स के ऊपर पाई जाती है। तो हम इस चीज को बोल देते हैं स्ट्राइएशन, इसको अपने हमने क्या बोल दिया, स्ट्राइएशन। पैटर्न को हमने स्ट्राइएशन बोल दिया। ये जो स्ट्राइएशन होता है ये हमें स्केलेटल मसल के ऊपर देखने को मिलता है, इसलिए इनको हम स्ट्राइटेड मसल बोलते हैं। लेकिन अगर हम बात करते हैं कार्डियक मसल की, चलो आप कार्डियक मसल का एक डायग्राम बनाते हैं, फिर समझते हैं कि क्या
कॉमन है दोनों के बीच में। ये आपके सामने है कार्डिक मसल, ये आपके सामने कार्डिक मसल है। तो अभी कंप्लीट नहीं किया मैंने, अभी कंप्लीट कर रहा हूं इसको, ये देखिए ध्यान से। अभी इसको कंप्लीट मैंने कर दिया। ये देखो बड़े ध्यान से। तो आपको कुछ देखने को मिल रहा है, वो जो स्ट्रिप्स है ना, वो जो स्ट्राइशन, वो जो पैटर्न है, वो आपको कार्डिक मसल्स के ऊपर भी देखने को मिलता है ना। ये देखो स्ट्राइशन आपको कार्डिक मसल के ऊपर भी देखने को मिलती है। तो यहाँ पे कॉमन आंसर क्या आ जाता है, ऑप्शन सी स्ट्राइएशंस। दोनों के ऊपर हमें क्या देखने को मिलती है, स्ट्राइशंस, दोनों के ऊपर स्ट्रिप्स देखने को मिलती है। अगर मैं डिफरेंस की बात पूछूं, अगर मुझे यहाँ पे डिफरेंस पूछना होता क्या, तो भाई डिफरेंस ये होता है, ये इनको हम ना अपनी मर्जी से कंट्रोल कर सकते हैं, ये होते हैं वॉलेंट्री, इनको हम अपनी मर्जी से कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन जो कार्डिक मसल्स होते हैं ये होते हैं इनवॉलेंट्री, इनको हम अपनी मर्जी से कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, है ना। ये अपने अपने आप चलते हैं। ये जैसे कार्डिक मसल्स हार्ट में पाए जाते हैं। कभी ऐसा हुआ है आपने अपने दिल को बोला रुक जा मेरे भाई 5 मिनट के लिए रुक जा, नहीं रुकता ना, वो तो चलता है ना। चलिए, तो इसी को इनवॉलेंट्री एक्शंस बोलते हैं। तो क्वेश्चन की बात की जाए, ये क्वेश्चन पूछा गया एनिमल टिश्यू से पूछा गया, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल करके एक चैप्टर है जिसमें हम एनाटॉमी एंड मॉर्फोलॉजी पढ़ते हैं एनिमल्स की। ठीक है, तो करेक्ट आंसर इसका बच्चे क्या आएगा, स्ट्राइएशन। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है एंटीबॉडीज आर प्रोड्यूस्ड बाय। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन। जब भी हमारे मन में, हमारे सामने ऐसा क्वेश्चन आता है एंटीबॉडीज आर प्रोड्यूस्ड बाय, तो हमारे मन में एक ही सवाल आता है, बी सेल। आप बिल्कुल सही हो, बी लिम्फोसाइट जो होते हैं एंटीबॉडीज को प्रोड्यूस करते हैं। लेकिन यहां पर तो बी सेल है ही नहीं। चलिए देखते हैं इसका आंसर। देखो क्या होता है, जब भी बी सेल को किसी एंटीजन के साथ एक्सपोज करवाया जाता है, एंटीजन के साथ क्या करवाया, एक्सपोज करवाया गया, उसके बाद ये जो बी सेल होते हैं ये डिवाइड कर जाते हैं दो सेल्स में, एक बन जाते हैं यहां से कुछ ऐसे सेल्स बनते हैं, इनको हम बोलते हैं प्लाज्मा सेल। ये होते हैं प्लाज्मा सेल। प्लाज्मा सेल के सरफेस के ऊपर क्या पाई जाती है, एंटीबॉडीज पाई जाती है। ये है प्लाज्मा सेल। और एक होते हैं छोटे से और सेल बनते हैं, इनको हम बोलते हैं बी मेमोरी सेल। क्या बोल दिया, बी मेमोरी सेल। तो ये है दूसरे वाले, दिस आर दी प्लाज्मा सेल, है ना। और ये जो प्लाज्मा सेल है अपने सरफेस से क्या निकालते हैं, उनके सरफेस से एंटीबॉडीज निकलती हैं। तो क्वेश्चन भी यही पूछा गया ना, एंटीबॉडीज आर प्रोड्यूस्ड बाय। तो अब आप खुश होके बड़ी एक छोटी सी प्यारी सी स्माइल के साथ आंसर कर सकते हैं कि भाई इसका आंसर आना चाहिए बी प्लाज्मा सेल। ठीक है बच्चे। तो अगर आप टीजीटी लेवल जो होता है वहां पे एग्जामिनर ऑप्शन में बी सेल दे देता है, लेकिन अगर इसको हायर लेवल पे थोड़ा सा पूछना हो, जैसे पीजीटी के लेवल पे पूछना हो, तो यहाँ पे प्लाज्मा सेल इज दी राइट आंसर। बी मेमोरी सेल का क्या काम है, फ्यूचर में अगर अगर सेम एंटीजन बॉडी में एंटर होता है तो बी मेमोरी सेल जो डायरेक्ट है ये एंटीबॉडीज को प्रोड्यूस करते हैं, डिवाइड करने लग जाते हैं, प्लाज्मा सेल की फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन की बात की जाए, पूछा गया बच्चे बायोलॉजी इन ह्यूमन वेलफेयर, हमारे सिलेबस में ये यूनिट है और टॉपिक का नाम है इम्यूनोलॉजी। ठीक है जी। अगले, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या निकलेगा बच्चे, प्लाज्मा सेल। एंटीबॉडीज किसके द्वारा प्रोड्यूस की जाती है, प्लाज्मा सेल के द्वारा। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ टिश्यू इज ब्लड। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन। देखो जो ब्लड होता है ये होता है पूरी बॉडी में। अगर पूरी बॉडी की मैं बात करूं तो इंटेस्टाइन से ब्लड फूड को लेता है, पूरी बॉडी के वेरियस पार्ट्स को ये फूड को सप्लाई करता है, पूरी बॉडी से ये वेस्ट प्रोडक्ट को इकट्ठा करता है और किडनी को जाके बोलता है कि बॉडी से बाहर निकाल दो। तो कुल मिला के ये क्या करता है, एक ऑर्गन को, ये क्या कर रहा है, एक ऑर्गन को दूसरे ऑर्गन के साथ कनेक्ट कर रहा है, एक सेल को दूसरे सेल के साथ क्या कर रहा है, कनेक्ट कर रहा है। और बॉडी के अंदर ऐसा हर वो टिश्यू जो किसी भी दूसरी चीज को कनेक्ट करेगा उसको बोलते हैं कनेक्टिव टिश्यू। और ब्लड क्या है, यहाँ पे किसकी एग्जांपल है बच्चे, कनेक्टिव टिश्यू की। लेकिन इन फ्यूचर एग्जामिनर एक चीज और भी दे सकता है, याद रखना इसके बारे में, ब्लड इज दी ओनली लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू। जो ब्लड है एकमात्र ये लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू है, बाकी सारे जो कनेक्टिव टिश्यू है वो लिक्विड नहीं है, सिर्फ ब्लड एक लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू है। इसकी जगह पे फ्लूइड भी लिखा हो सकता है, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, तो एक ही बात है। ठीक है, क्वेश्चन की बात की जाए तो अगेन एनाटॉमी एंड मॉर्फोलॉजी ऑफ एनिमल से सवाल किया गया है, एनिमल टिश्यू से।
तो सवाल का आंसर बच्चे क्या आ जाएगा, इट इज ई कनेक्टिव टिश्यू। ब्लड होता है एक कनेक्टिव टिश्यू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, बहुत ही अगेन प्यारा सा क्वेश्चन। द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ सिलेंट्रेट। भाई सिलेंट्रेट फाइलम, ये फाइलम का नाम क्या है, फाइलम है बच्चे एनिमल किंगडम के अंदर सिलेंट्रेटा फाइलम। इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर पूछा गया है। मैं आपको ये क्लियर कर देता हूं कि जितने भी एनिमल किंगडम के अंदर फाइलम्स हैं, हर फाइलम के जो करेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं वो हमें आने चाहिए। इनमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और जब आप कोर्स में मेरे साथ एनिमल किंगडम को पढ़ोगे, मैं आपको यकीन दिलवाना चाहता हूं, मैं आप विश्वास करना मेरी बात पे, आप बोलोगे कि सर हमने तो जिंदगी में कभी सोचा ही नहीं था एनिमल किंगडम इतना इंटरेस्टिंग हो सकता है। हमें तो लगता था कि भाई ये तो बड़ा ही मुश्किल है, रट्टे लगाने पड़ते। कुछ भी ऐसा नहीं है, बहुत ही प्यारे तरीके से हम क्लास के अंदर एनिमल किंगडम को पढ़ेंगे, बहुत अच्छे तरीके से। ठीक है, तो यूनिक कैरेक्टरिस्टिक फीचर डिप्लोब्लास्टिक नहीं बच्चे, डिप्लोब्लास्टिक का मतलब होता है ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसके पास दो ही जर्म लेयर्स हैं। तो जर्म लेयर्स तो बच्चे स्पॉन्जेस के पास दो होती हैं, सिलेंट्रेटा के पास दो होती हैं, है ना। ये तो आंसर नहीं आएगा। हमें ऐसा फीचर ढूंढना है जो सिर्फ और सिर्फ सिलेंट्रेटा के पास हो। मीजोग्लोवा, बच्चे जो लिक्विड जेली लाइक मटेरियल भरा होता है उसको मीजोग्लोवा बोलते हैं। ये हमें और भी एनिमल्स के अंदर देखने को मिलता है। ओस्टियम वो पोर होता है जहां से बॉडी से फ्लूइड बाहर निकलते हैं, और ये तो स्पॉन्जेस में भी पाया जाता है, तो ये भी आंसर नहीं आएगा। नाइडोब्लास्ट बिल्कुल सही। देखो सिलेंट्रेट के पास बड़े ही स्पेशल सेल होते हैं, नाइडोब्लास्ट सेल। ये सेल एक केमिकल प्रोड्यूस करते हैं, हिप्नोटोक्सिन। अगेन ये एग्जाम का क्वेश्चन हो सकता है अगले पेपर में। और ये केमिकल्स क्या करता है, पैरालाइज कर देता है, पैरालाइज कर देगा, है ना, ये पैरालाइज करता है। तो इन्हीं सेल्स की वजह से हम सिलेंट्रेटा को नाइडीरिया के नाम से भी जानते हैं। नाइडीरिया, इनको नाइडीरिया के नाम से भी जाना जाता है। तो यही इनका यूनिक कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है, और किसी के पास भी नाइडोब्लास्ट सेल नहीं पाए जाते। तो क्वेश्चन की बात की जाए, एनिमल किंगडम से बच्चे ये क्वेश्चन पूछा गया है, सिलेंट्रेटा फाइलम है इसकी, इसी को नाइडीरिया भी बोलते हैं। तो करेक्ट आंसर बच्चे हमारा क्या आ जाएगा, ऑप्शन सी नाइडोब्लास्ट। चलिए आप, ये आपके सामने मतलब क्या है कि बीच बीच में बताना पड़ता है कि भाई आप भी हमारे साथ एक युद्ध की तैयारी में जुड़ सकते हैं, अपने एग्जाम की प्रिपरेशन में जुड़ सकते हैं। और एचपीटीजीटी का जो बैच है हमारा स्टार्ट हो चुका है। अभी इसके ऊपर 50% की ऑफ चल रही है, तो जल्दी से ज्वाइन कर। ये ना हो कहीं सोचते रह जाओ, सोचते रह जाओ, सोचते रह जाओ, और कोई और आपसे आगे निकल जाए। हम पेपर 1 की प्रिपरेशन और पेपर 2 की प्रिपरेशन बहुत बढ़िया तरीके से करवाते हैं। एकदम कमांडो जैसी ट्रेनिंग है, सारे के सारे टीचर एक्सपर्ट हैं। तो जल्दी से बैच को ज्वाइन कीजिए। ज्वाइन करने के लिए आप इन नंबर्स पे कॉल करके अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन क्या कहता है। अगला क्वेश्चन है भाई, सिलोमिक फ्लूइड हेल्प्स इन दी लोकोमोशन इन। देखो भाई सिलोमिक फ्लूइड, देखो ऐसा होता है, सिलोमिक फ्लूइड के लिए हमें सिलोम का पता होना चाहिए। देखो तीन जर्म लेयर होती हैं, एक होती है एक्टोडर्म, एक होती है मीजोडर्म, एक होती है एंडोडर्म। जो मीजोडर्म लेयर होती है ना बच्चे, इस लेयर के अंदर एक कैविटी होती है। जैसे देखो ये एक्टोडर्म है बाहर वाली, सबसे अंदर वाली एंडोडर्म है, और ये जो बीच में भी जो बना रहा हूं ये है मीजोडर्म। इस मीजोडर्म के अंदर आपको एक खाली कैविटी देखने को मिलती है बच्चे, एक अंदर वाला खाली जो स्पेस है, इस स्पेस के अंदर जो भी फ्लूइड भरा होगा, इस फ्लूइड को हम बोलते हैं सिलोमिक फ्लूइड। इसी फ्लूइड को हम क्या बोलते हैं, सिलोमिक फ्लूइड बोलते हैं। अब देखो लोकोमोशन के अंदर जो मेन रोल होता है वो बोन्स का होता है। लेकिन अगर किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर बोन्स हो ही ना, स्टारफिश की बात करें इसके पास बोन्स होती हैं, तो ये हमारा आंसर नहीं आएगा। और अगर हम बात करते हैं फ्रॉग की, तो फ्रॉग के अंदर भी बोन्स होती हैं, ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। फिश भी आंसर नहीं है। हाइड्रा, हाइड्रा के पास बच्चे सिलोम ही नहीं होता, हाइड्रा के पास सिलोम होता ही नहीं है, तो ये भी हमारा आंसर नहीं आएगा। अर्थवोम,
अर्थवर्म बच्चे बिलोंग करता है एनिलिडा फाइलम से। किससे बिलोंग करेगा ये? एनिलिडा फाइलम से। और ये पहली ऐसी फाइलम होती है जिसके अंदर हमें ट्रू सिलोम देखने को मिलता है, और अर्थवर्म ही बच्चे सिलोम की हेल्प से क्या करता है? मूव करता है। तो हमारा करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या आ जाना चाहिए? ऑप्शन बी, अर्थवर्म। रही बात क्वेश्चन की, पूछा गया अगेन एनिमल किंगडम से बच्चे, फाइलम यहाँ पे है हमारी एनिलिडा फाइलम, और करेक्ट आंसर इसका बच्चे क्या आ जाएगा? अर्थवर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन की बच्चे हम बात करते हैं, विच ग्रुप ऑफ एनिमल्स वाज फर्स्ट टू इवॉल्व टू फ्लाई। भाई हमें सबसे पहला वो ग्रुप बताना है एनिमल्स का जो पहली बार उड़ा, आसमान में पहली बार फ्लाई किया। चलिए देखते हैं। भाई पहली बार फ्लाई करने वाला बर्ड आया भी तो पहले ही होगा ना, बर्ड नहीं बोलेंगे, ऑर्गेनिज्म बोलेंगे। अगर मैं मैमल और बर्ड्स की बात करता हूं तो इनसे भी पहले बच्चे रेप्टाइल्स आ चुके थे। आपने देखा होगा ड्रैगन्स जो होते हैं वो भी उड़ते थे, है ना। लेकिन ये क्या इंसेक्ट? हाँ भाई देखो, एक मूवी आई थी अभी ये जुरासिक पार्क, तो उसमें एक बड़ा शानदार कॉन्सेप्ट था कि एक इंसेक्ट था, उसका नाम था मस्कीटो। मस्कीटो का जो मस्कीटो जो था ना, एक जो बेसिकली डायनासोर का ब्लड सक करता था, तो वो ना रेजिन के अंदर कहीं पे स्टोर हो गया। उस मस्कीटो के अंदर डायनासोर का ब्लड था, रेजिन के अंदर वो स्टोर हो गया। रेजिन क्या होता है? वो जो पेड़ होते हैं ना, पेड़ के ऊपर गूंद सी होती है, उसको गम होती है, उसको रेजिन बोलते हैं। तो वो वहां पे स्टोर हो गया। तो उन्होंने क्या किया, उस रेजिन से मस्कीटो को निकाला। मस्कीटो के अंदर से जब ब्लड को बाहर निकाला, उसके अंदर डीएनए मिला डायनासोर का। तो एक बात यहाँ पे क्लियर होती है कि रेप्टाइल से पहले भी इंसेक्ट प्रेजेंट थे, मस्कीटो प्रेजेंट थे जो कि फ्लाई करते थे। तो हमारा आंसर यहीं पे पड़ा हुआ है, ऑप्शन सी। यहाँ जो इंसेक्ट है, ऐसा पहला ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म है जो इवॉल्व हुआ था फ्लाई के लिए। रही बात क्वेश्चन की, अगेन एनिमल किंगडम का क्वेश्चन है, फाइलम से क्वेश्चन पूछा गया है, और करेक्ट आंसर इसका जो है दैट इज इंसेक्ट्स। चलिए अगले क्वेश्चन की बात कर देंगे। द इंडियन पर्ल ओस्टर इज, इंडिया के अंदर जो पर्ल ओस्टर है वो कौन, किसको बोला जाता है? तो भाई बचपन से हम इस चीज को पढ़ते आ रहे हैं कि पिंक टाडा जो होता है, पिंक टाडा नाम का जो मोलस्का होता है, उसको हम यूज करते हैं पर्ल इंडस्ट्री के अंदर, कल्चर के अंदर। तो यहाँ पे सीधा सीधा आंसर पड़ा हुआ है पिंक टाडा। ठीक है। क्वेश्चन की बात की जाए बच्चे, अगेन एनिमल किंगडम से, फाइलम से क्वेश्चन आया हुआ है। करेक्ट आंसर इसका आएगा बच्चे पिंक टाडा। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, स्केली एंट ईटर बिलोंग्स टू ऑर्डर। तो स्केली एंट ईटर बच्चे ये किस ग्रुप से, किस ऑर्डर से बिलोंग करते हैं? तो देखो बच्चे, जो मॉडर्न, अगर मैं बात करता हूँ मॉडर्न मैमल्स की बात करता हूँ, तो उनके अंदर सबसे पहले यही आते हैं, उनको हम यूथेरिया ग्रुप के नाम से जानते हैं। तो इसका जो आंसर आता है वो यूथेरिया आता है। ठीक है, मेटाथेरिया भी नहीं आएगा, प्रोटोथीरिया भी नहीं आंसर आएगा। इसका जो करेक्ट आंसर है, स्केली एंट ईटर बिलोंग्स टू ऑर्डर यूथेरिया। रही बात क्वेश्चन की, क्वेश्चन बच्चे पूछा गया है एनिमल किंगडम से, और अगेन फाइलम, फाइलम में भी क्या ऑर्डर, कौन सा ऑर्डर? फाइलम में भी क्लास कौन सी? मेमेलिया। ऑर्डर कौन सा बच्चे? अभी भी बताया, भूल गए क्या था? यूथेरिया ऑर्डर। ठीक है, तो चलिए करेक्ट आंसर इसका क्या आ जाएगा बच्चे? यूथेरिया। नेक्स्ट बात करते हैं बच्चे, बहुत ही मुझे ऐसा लगता है कि ये क्वेश्चन जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है दोबारा से आ सकता है। निसल ग्रेन्यूल्स आर प्रेजेंट इन विच टाइप ऑफ सेल्स। तो भाई निसल ग्रेन्यूल किसके अंदर पाए जाते हैं? हमने मसल्स की स्ट्रक्चर भी पढ़नी है, देखी हुई है, हमने लीवर को भी देखा हुआ है, हमने एपिथेलियल सेल को भी देखा हुआ है। तो सेल की बात की गई है भाई, लीवर इज नॉट ए सेल, इसको तो यही बाहर निकालते, इट इज ए ऑर्गन। मसल सेल से बनते हैं, नर्व्स भी सेल होती हैं, एपिथेलियल सेल्स भी होते हैं, टिश्यू होते हैं। तो एक आपने कुछ इस तरीके का एक सेल देखा होगा, आपने इस तरीके का एक सेल देखा होगा पक्का, आपने इस वाले सेल को कभी ना कभी हमेशा पढ़ा होगा, इस वाले सेल को। ये एक सेल है बड़ा सारा, हाँ देखते पहचानोगे सर ये तो है अपने पास न्यूरॉन्स है। तो इसके अंदर ना ऐसे ऐसे ग्रेन्यूल्स होते हैं, बहुत बड़े बड़े ऐसे ऐसे ग्रेन्यूल्स होते हैं, है ना। ये उसका एक्सन वाला पार्ट है, ये इसका एक्सन वाला पार्ट है न्यूरॉन का, है ना। इसको माइलिन शीट होती है, इस तरीके से माइलिन शीट चढ़ी होती है ना। तो देखो ध्यान से, ये इसके ऊपर ना कुछ ग्रेन्यूल्स पाए जाते हैं, इन्हीं ग्रेन्यूल्स को हम बोलते हैं निसल ग्रेन्यूल्स। इन्हीं ग्रेन्यूल्स को हम क्या बोलते हैं? निसल ग्रेन्यूल। मतलब ये इसका साइटोन वाला पार्ट है, यहाँ पे इसका न्यूक्लियस है, इस न्यूक्लियस के अंदर बहुत सारे ग्रेन्यूल्स पाए जाते हैं, इन्हीं ग्रेन्यूल्स को हम बोलते हैं निसल ग्रेन्यूल्स बोलते हैं, है ना। और ये बनते किससे हैं?
याद रखना ये एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है कि ये जो निसर्ग न्यूल्स है ये बनते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। किससे बनते हैं? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से ये बनते हैं। तो ऑप्शन 4 हमारे सामने है, आंसर बिल्कुल सामने पड़ा हुआ है, नर्व सेल्स, है ना। तो क्वेश्चन की बात की जाए, नर्वस सिस्टम का क्वेश्चन है, ह्यूमन फिजियोलॉजी का क्वेश्चन है, आंसर आपके सामने है क्या? नर्व सेल इज द राइट आंसर। चलिए बहुत ही बढ़िया, अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। ड्यूरिंग मसल कॉन्ट्रैक्शन विच आयन इज नेसेसरी, या विच आयन आर नेसेसरी, आर की जगह पे यहां पे वैसे इज होना चाहिए था, ठीक है। तो बच्चे याद रखना, मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन के लिए एक आयन बहुत ही प्यारा आयन होता है जो रिस्पॉन्सिबल होता है, उसको हम प्यार से कैल्शियम के नाम से जानते हैं। जो कैल्शियम होता है ये क्या करता है, मायोसिन नाम के कुछ फिलामेंट्स होते हैं, वो क्या करते हैं, वो एक्टिन के ऊपर जाके अटैच होते हैं। देखो ये एक्टिन फिलामेंट है, इसके नीचे ये मायोसिन होता है, उसने यहाँ पे आके अटैच होना, लेकिन यहाँ पे ना एक केमिकल होता है, ट्रोपोनिन होता है यहाँ पे, ट्रोपोनिन। इस ट्रोपोनिन को जब तक यहाँ से नहीं हटा जाएगा तो ये दोनों आपस में नहीं जुड़ेंगे। यह है मायोसिन, यह है एक्टिन, तो ये दोनों आपस में नहीं जुड़ेंगे। तो इस ट्रोपोनिन को हटाने के लिए कैल्शियम आयन का यूज करता है हमारा सिस्टम जो बॉडी का। तो इसलिए मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन के लिए कैल्शियम आयन का होना बहुत जरूरी है। तो क्वेश्चन की बात की जाए, ह्यूमन फिजियोलॉजी का क्वेश्चन है, लोकोमोशन एंड मूवमेंट जो है टॉपिक जहां से क्वेश्चन पूछा गया, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बड़ा ही मुश्किल लगता है बच्चों को यार, इतना प्यारा सा टॉपिक, बहुत सिंपल सा, बहुत आसान सा, पढ़ेंगे इसके बारे में भी। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाता है कैल्शियम आयन। चलिए बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस सेल विच लाइन सेमनीफेरस ट्यूब्यूल इन टेस्टिस ऑफ मैमल। तो मैमल के टेस्टिस के अंदर एक सेल होते हैं, उसको क्या बोलते हैं? देखो भाई, टेस्टिस की अगर हम बात करते हैं, टेस्टिस में सेमनीफेरस ट्यूब्यूल होती है। तो अगर मैं एक सेमनीफेरस ट्यूब्यूल की स्ट्रक्चर को बनाता हूं, एक सेमनीफेरस ट्यूब्यूल की स्ट्रक्चर को बनाता हूं, तो मुझे यहाँ पे कुछ जर्मिनल एपिथेलियम सेल्स देखने को मिलते हैं, और इसके अलावा मुझे यहाँ पे कुछ लोंगेटेड सेल देखने को मिलते हैं, जो क्या करते हैं, जो नरिशमेंट प्रोवाइड करते हैं, जो क्या करते हैं, नरिशमेंट प्रोवाइड करते हैं। एक्चुअली में होता क्या है, ये जो किनारे किनारे पे आपको जर्मिनल एपिथेलियम सेल्स मिल रहे हैं ना, ये होते हैं स्पर्म मदर सेल, ये सारे के सारे होते हैं स्पर्म मदर सेल है। ये क्या है, स्पर्म मदर सेल है। और यहां से ये डिवाइड करते हैं, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, ऐसे करते करते यहाँ पे बीच में स्पर्म की फॉर्मेशन होती है। और ये जो बीच में स्पर्म होते हैं ना बच्चे, ये क्या करते हैं, ये इन स्पेशल, ये जो इलोंगेटेड सेल है ना, इन सेल से नरिशमेंट लेते हैं, और इन सेल्स का नाम है बच्चे सरटोली सेल। क्या नाम है इनका? सरटोली सेल। तो सरटोली सेल कहां पाए जाते हैं? सेमनीफेरस ट्यूब्यूल की लाइनिंग में पाए जाते हैं मैमल्स की। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर क्या निकल के आया बच्चे? सरटोली सेल। देखो ये एक सेमनीफेरस ट्यूब्यूल है, ये दूसरी सेमनीफेरस ट्यूब्यूल है, यहाँ पे कहीं तीसरी सेमनीफेरस ट्यूब्यूल होगी। इन सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के बीच में जो सेल पाए जाते हैं, इनको हम लीडिंग सेल बोलते हैं। लेकिन हमसे एक सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के अंदर की बात पूछी गई थी, तो आंसर आएगा बच्चे यहाँ पे सरटोली सेल, और लीडिंग सेल को ही हम इंटरस्टिशियल सेल बोलते हैं। ठीक है, तो ये दोनों तो सेम हो गए। तो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन हो सकता है अगली बार आपसे लीडिंग सेल के बारे में पूछ लें। तो क्वेश्चन की बात की जाए बच्चे, ह्यूमन फिजियोलॉजी का क्वेश्चन है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो आंसर यहाँ पे करेक्ट क्या आ जाएगा? लीडिंग सेल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, ड्यूरिंग विच फेज ऑफ माइटोसिस सेल इज मेटाबॉलिकली एक्टिव, ध्यान से सुनना, एंड कंटिन्यूसली ग्रो बट डज नॉट रेप्लीकेट, रेप्लीकेट नहीं करेगा। तो सेल साइकिल को देखते हैं भाई, ये सेल साइकिल होता है, ये हो गया अपना एम फेज, ये हो गया अपना G1 फेज, ये हुआ अपना एस फेज, ये होता है G2 फेज। तो एस फेज के अंदर रेप्लिकेशन होती है, इसके अंदर क्या होगी? रेप्लिकेशन होगी। इससे पहले वाला फेज क्या है? G1 फेज। तो यही तो पूछ रहा है कि भाई वो कौन सा फेज है जहां पे सेल मेटाबॉलिकली तो एक्टिव रहेगा, लेकिन क्या करेगा? रेप्लिकेट नहीं करेगा। तो हमारा आंसर यहाँ पे क्या आ जाएगा? यहाँ पे अपना आंसर आ जाएगा G1 स्टेज, G1 फेज होता है ना। क्वेश्चन की बात की जाए, सेल साइकिल से क्वेश्चन पूछा गया, सेल बायोलॉजी आपका ये यूनिट है, और आंसर यहाँ पे क्या आ जाएगा बच्चे? G1 फेज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन,
द ग्रेजुअल एंड फेयरली इन प्रिडिक्टेबल चेंजेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, प्रिडिक्टेबल चेंजेस इन द स्पीशीज कंपोजिशन ऑफ ए गिवन एरिया। प्रिडिक्टेबल मतलब हम जिसको देख के प्रिडिक्ट कर सकते हैं, मतलब एक एरिया है जहां पे धीरे धीरे कुछ चेंजेस आ रहे हैं स्पीशीज की कंपोजिशन में, और हम उन चेंजेस को क्या कर सकते हैं, प्रिडिक्ट कर सकते हैं, हम उनको देख के बता सकते हैं कि भी इन फ्यूचर क्या होने वाला है। तो इसको क्या बोलते हैं, क्या इसको इकोटोन बोलते हैं? नहीं, इकोटोन होता है दो इकोसिस्टम के बीच का जो कॉमन एरिया होता है। क्या उसको इकोसिस्टम बोलेंगे? नहीं बोलेंगे। क्या उसको ग्रोथ प्रोडक्टिविटी बोलेंगे? अरे बिल्कुल नहीं, इसी को बोलते हैं बच्चे इकोलॉजिकल सक्सेशन। जब भी सक्सेशन हो रहा हो, एक कम्युनिटी दूसरी को रिप्लेस करे, दूसरी तीसरी को कंप्लीट रिप्लेस करे, और ऐसे करते करते फाइनली एक क्लाइमेक्स कम्युनिटी आती है। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर आता है बी। चलिए क्वेश्चन की बात की जाए, इकोलॉजी से क्वेश्चन है, इकोसिस्टम यहाँ पे टॉपिक रहेगा। करेक्ट आंसर बच्चे यहाँ पे क्या आएगा, ऑप्शन बी। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज नॉट फाउंड इन ए यूकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक सेल में क्या नहीं पाया जाता? देखो भाई, राइबोसोम तो यूकैरियोटिक सेल प्रोकैरियोटिक सेल दोनों में पाए जाते हैं, तो ये आंसर नहीं आएगा। माइटोकॉन्ड्रिया यूकैरियोटिक सेल में पाया जाता है, ये भी आंसर नहीं आएगा। गोल्जी बॉडी यूकैरियोटिक सेल में पाई जाती है, नहीं। लेकिन मीजोसोम जो स्ट्रक्चर होती है ये प्रोकैरियोट्स में पाई जाती है, यूकैरियोट्स में नहीं पाई जाती। मतलब ये मान के चलो, यूकैरियोट के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया जो काम करते हैं ना, प्रोकैरियोट्स के अंदर मीजोसोम यही काम करता है। कैसा होता है मीजोसोम? मान के चलो ये एक बैक्टीरिया है, इसकी बाहर वाली सेल वॉल है, सेल मेम्ब्रेन जो होती है ना बैक्टीरिया की, सेल मेम्ब्रेन वो इस तरीके से एक ऐसा फोल्ड बनाती है, इसी फोल्ड इसी स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, मीजोसोम बोलते हैं। ये जो स्ट्रक्चर हमने हैंग करी ना बच्चे, इसी स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, मीजोसोम। और ये कहाँ पाई जाती है, सिर्फ और सिर्फ प्रोकैरियोट्स में। कहाँ पाई जाएगी, प्रोकैरियोट्स में, यूकैरियोट्स में नहीं पाई जाती। चलिए तो क्वेश्चन की बात की जाए, ओके तो भाई पहले तो हमारे ये बहुत ही प्यारे से शाइनिंग स्टार्स हैं, आप इनको देखिए। इन बच्चों ने हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो है टीचिंग एग्जाम्स क्वालिफाई किए हैं, और मैं उम्मीद करता हूं अगली बार जब मैं एक ऐसी ही सुंदर सी प्रेजेंटेशन बनाऊं तो यहाँ पे आपकी फोटो होनी चाहिए। चलिए क्वेश्चन की बात की जाए, क्वेश्चन है सेल बायोलॉजी से, टॉपिक है हमारा सेल ऑर्गेनलीज। तो करेक्ट आंसर बच्चे क्या निकल के आता है, मीजोसोम। ठीक है जी, चलिए अगले क्वेश्चन की फिर से बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इकोलॉजिकल पिरामिड इज ऑलवेज अपराइट। मैं क्लास में हमेशा बताता हूं कि इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है। देखो कोई भी इकोलॉजिकल पिरामिड जो हमेशा अपराइट होगा, कैसी भी सिचुएशन हो, कैसी भी सिचुएशन, तो यहाँ पे हमेशा एनर्जी का जिक्र सामने आता है, क्योंकि एनर्जी एक ट्रॉपिकल लेवल से दूसरे ट्रॉपिकल लेवल में हमेशा कम होती है। इसका मतलब सबसे पहले वाला जो ट्रॉपिकल लेवल होता है उसकी एनर्जी हमेशा ज्यादा होगी दूसरे वाले से, है ना, समझे बात को। तो हमारा यहाँ पे आंसर निकल करता है पिरामिड्स ऑफ एनर्जी। क्वेश्चन की बात की जाए, अगेन इकोसिस्टम से क्वेश्चन पूछा गया है, इकोलॉजी आपका यूनिट है, और करेक्ट आंसर क्या आएगा बच्चे, पिरामिड ऑफ एनर्जी। चलिए 21st क्वेश्चन, दिस सेल विच लाइन सेमनीफेरस ट्यूब्यूल इन टेस्टिस ऑफ मैमल। ये अगेन सेम क्वेश्चन है, रिपीट हुआ है क्वेश्चन, तो अभी हमने इसको देखा था, तो आप इसका आंसर मुझे बताएंगे। क्वेश्चन अगेन रिप्रोडक्टिव सिस्टम से लिया गया है, इसका आंसर बच्चे क्या था, अभी अभी पढ़ा था ना कि जो सेल पाए जाते हैं सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के अंदर न्यूट्रिशन देते हैं सर्टोली सेल। चलिए अगले क्वेश्चन की फिर से बात करेंगे, विच टाइप ऑफ पोल्यूशन कोज जॉन्डिस। भाई जॉन्डिस जो होता है जिसको पीलिया बोल देते हैं, कौन से टाइप ऑफ पोल्यूशन से देखने को मिलता है बच्चे, सॉइल से नहीं देखने को मिलता, हीट से इसका कोई लेना देना नहीं है, एयर से इसका कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि एयर से तो लंग्स की बीमारी थी ना, एक्चुअली में वाटर से इसका लेना देना होता है ना। अगर कंटेमिनेटेड वाटर आप पीते हो तो वहां से जॉन्डिस होने के चांसेस होते हैं। तो डिजीज बच्चे टॉपिक है ह्यूमन हेल्थ का, डिजीज टॉपिक है ह्यूमन हेल्थ का। तो चलिए करेक्ट आंसर बच्चे यहाँ पे वाटर आएगा। 23rd क्वेश्चन की बात करेंगे, बहुत प्यारा क्वेश्चन। क्लास के अंदर जब मैं इस टॉपिक को पढ़ाता हूं ना तो सीधा बोलता हूं कि एग्जामिनर यहां से क्वेश्चन डालता है। तो देखो आपके सामने है क्वेश्चन, द कलर डिफरेंशिएशन इज ड्यू टू। देखो दिन के टाइम में हम कलर्स के अंदर जो डिफरेंशिएट कर पाते हैं किसकी वजह से, बाइपोलर नर्व का कोई खेल नहीं है, पिगमेंटेड एपिथेलियम का कोई खेल नहीं है, रोड सेल रात को देखने के काम आते हैं, कोई रोल नहीं है, क्योंकि रात को हमें सब ब्लैक एंड व्हाइट दिखता है
है ना, लाइट नहीं होनी चाहिए वहां पे, है ना। और बचा क्या, कौन सेल, जो दिन के टाइम में हम कलर्स के अंदर वेरिएशन कर पाते हैं ना, ये कौन सेल्स की वजह से कर पाते हैं। तीन कौन सेल्स होते हैं हमारे आईज के अंदर, रेटिना के अंदर, एक होता है रेड, एक होता है ग्रीन कौन सेल, एक होते हैं ब्लू। तो ये तीनों की कंपोजिशन ही डिसाइड करती है अलग अलग कलर्स को। चलिए आगे बात करते हैं। अच्छा एक और सीक्रेट बता दूं, जो रोड सेल्स होते हैं ना, इनके अंदर रोडोप्सिन पाया जाता है। क्या पाया जाता है, रोडोप्सिन। और रोडोप्सिन बनता है विटामिन ए से। रोडोप्सिन किससे बनता है, विटामिन ए से। मतलब अगर अगर आपके डाइट के अंदर विटामिन ए की डेफिशिएंसी है तो रोडोप्सिन नहीं बन पाएगा, रात को देख नहीं पाएंगे, तो इससे नाइट ब्लाइंडनेस हो जाती है ना। तो नाइट ब्लाइंडनेस का जो रीजन होता है वो विटामिन ए की डेफिशिएंसी होता है। तभी तो कहते हैं आंखों के लिए विटामिन ए बहुत अच्छा होता है। चलिए तो टॉपिक की बात की जाए बच्चे, नर्वस सिस्टम से क्वेश्चन आया है और करेक्ट आंसर इसका क्या है, ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज द स्मॉलेस्ट बोन इन मैमल्स। भाई मैमल्स के अंदर जो सबसे छोटी बोन है ना वो ईयर के अंदर पाई जाती है और उसका नाम होता है स्टेपस। तीन बोन्स होती हैं, एक होती मेलियस, एक होती है इनकस, एक होती है स्टेपस, MIS। कभी कभी इन तीनों बोन्स का क्या पूछते हैं, सीक्वेंस पूछते हैं। ये तीनों की तीनों बोन्स बच्चे मिडल ईयर में पाई जाती है, मिडल ईयर में पाई जाती हैं। जो मेलेस होती है बच्चे, ये टिम्पेना से जुड़ती है। ये किससे जुड़ेगी, टिम्पेना से जुड़ेगी, टिम्पेनिक मेम्ब्रेन। जो स्टेपस होती है ये आगे इंटरनल ईयर से जुड़ती है, इंटरनल ईयर से जुड़ते हैं। ये इंफॉर्मेशन आपको होनी चाहिए। दिस इज द स्मॉलेस्ट बोन इन आवर बॉडी। रही बात क्वेश्चंस की, स्केलेटल सिस्टम से क्वेश्चन पूछा गया, ह्यूमन फिजियोलॉजी अगेन, एंड करेक्ट आंसर यहाँ पे आएगा बच्चे स्टेपस। चलिए बहुत बढ़िया, अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। विच टाइप ऑफ क्लीवेज अकर इन पोल्ट्री एग। पोल्ट्री एग की अगर हम बात करें तो ये पूछ रहा है कि हैन के अंदर कौन सी क्लीवेज पाई जाती है। मतलब ये पूछ रहा है कि भाई, हैन के अंदर भी पूछ लिया, ये पूछ रहा है कि भाई हमारे जो बर्ड्स होते हैं, बर्ड्स के अंदर कौन सी क्लीवेज पाई जाती है। तो आपको क्लीवेज का, एक क्लीवेज के बारे में एक अच्छी सी चीज बताता हूं। देखो, एक ये सेल है, ये ग्रो किया, फिर ये डिवाइड किया, फिर ये ग्रो करेगा, फिर ये डिवाइड करेगा। तो ये सिंपल डिवीजन होती है। लेकिन मान लो एक सेल था ये वाला, उसके बाद इसके दो हिस्से हो गए, ये दो में टूट गया, फिर यही वाला जो सेल था ये चार में टूट गया, इससे चार हिस्से में। तो हर डिवीजन के बाद, अगर आप हर डिवीजन के बाद देखेंगे तो हर डिवीजन के बाद आपको क्या देखने को मिलता है कि सेल का साइज कम हो रहा है, सेल का साइटोप्लाज्म कम हो रहा है ना। तो ऐसी ऐसी डिवीजन को हम क्लीवेज बोलते हैं। क्लीवेज के अंदर जो सेल का साइज होता है ना वो रिड्यूस होता है हर डिवीजन के पास, साइटोप्लाज्म भी कम होता है। तो क्लीवेज की बात की जा रही कोई नहीं बच्चे। देखो बर्ड्स के अंदर ना एक डिस्क, बर्ड्स के अंदर जब भी क्लीवेज होती है ना, ऐसी क्लीवेज होती है तो ऊपर यहाँ पे एक डिस्क जैसी स्ट्रक्चर बनती है। क्लीवेज बहुत सारे सेल्स ना एक डिस्क जैसी स्ट्रक्चर बनती है, और इसलिए हम बोलते हैं कि इनके अंदर जो हमें क्लीवेज देखने को मिलती है वो डिस्कॉइडल होती है। कई बच्चे यहाँ पे ना मीरोब्लास्टिक को लेके कंफ्यूज होते हैं। देखो मीरोब्लास्टिक की टाइप ही होती है डिस्कॉइडल। मीरोब्लास्टिक के अंदर बहुत सारी टाइप्स होती है, तो उसी की टाइप होती है डिस्कॉइडल। तो कंफ्यूज नहीं करना है, ठीक है। तो पूछा जाए क्वेश्चन डेवलपमेंटल बायोलॉजी का है, क्लीवेज टॉपिक से पूछा गया है, तो करेक्ट आंसर इसका आएगा बच्चे डिस्कॉइडल। डिस्क जैसी स्ट्रक्चर बनती है। होलोब्लास्टी के अंदर क्या है कि सारा का सारा जो साइटोप्लाज्म होता है वो प्रॉपर पूरा का पूरा साइटोप्लाज्म डिवाइड करता है, लेकिन यहाँ पे डिस्क जैसी स्ट्रक्चर बनती है, ऊपर ऊपर वाला साइटोप्लाज्म डिवाइड होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच विटामिन हैज मैक्सिमम एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी। बच्चे जब भी एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी की बात आती है तो आपके दिमाग में दो ही विटामिन आने चाहिए, एक है विटामिन ई, एक है विटामिन सी। तो ध्यान से देखेंगे, विटामिन ए के बारे में तो हमने अभी पढ़ा, ये नाइट ब्लाइंडनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो ये खत्म कहानी। विटामिन बी के अलग रोल होते हैं, विटामिन डी का कैल्शियम एब्जॉर्प्शन में रोल प्ले होता है, लेकिन विटामिन सी होता है एंड विटामिन ई, ये एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी पाई जाती है। सिट्रिक फ्रूट्स के अंदर हमें ये देखने को मिलता है, सिट्रिक फ्रूट्स के अंदर हमें ये पाया जाता है, खट्टी चीजों में विटामिन सी देखने को मिलता है। चलिए अगले क्वेश्चन, पहले तो देखते हैं कि ये क्वेश्चन आया कहां से। ये अगेन बायोमोलिक्यूल का क्वेश्चन है, टॉपिक है बच्चे विटामिन। पढ़ लेना, एक क्वेश्चन आता है विटामिन से, ठीक है। तो करेक्ट आंसर बच्चे विटामिन सी आएगा। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, जाइगोट इज ए,
तो टोटीपोटेंट भाई मैं बताता हूं, टोटीपोटेंट का मतलब है एक सेल से पूरी की पूरी होल, एक सेल से पूरी की पूरी बॉडी बन जाना, पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म बन जाना, होल ऑर्गेनिज्म। प्लूरीपोटेंट का मतलब है एक सेल से कुछ सेल्स बनना, कुछ सेल्स बनना, है ना। यूनिडेंट का मतलब है ओनली वन टाइप ऑफ सेल बनना, एक ही सेल से ही। मल्टीपोटेंट का मतलब है कुछ टाइप के, अगेन कुछ टाइप के सेल्स का बनना। तो आप खुद बताओ जाइगोट से क्या होता है, पूरा का पूरा एक ऑर्गेनिज्म डेवलप होता है ना। तो आंसर क्या आ जाएगा, जाइगोट इज ए टोटीपोटेंट सेल, है ना। टोटीपोटेंट सेल होता है। तो क्वेश्चन की बात की जाए, स्टेम सेल से क्वेश्चन है, डेवलपमेंटल बायोलॉजी यूनिट है, और अगेन आंसर इसका क्या आएगा बच्चे, टोटीपोटेंट। चलिए अगला क्वेश्चन है 28th क्वेश्चन, विच हार्मोन इज नॉट सिक्रेटेड बाय ओवरी। बहुत ही प्यारा सा शानदार क्वेश्चन है। एस्ट्रोजन की बात की जाए ओवरी से सिक्रेट होता है। रिलैक्सिन की बात की जाए ड्यू टू एट द टाइम ऑफ चाइल्ड बर्थ, है ना, पार्टुरेशन के टाइम पे रिलैक्सिन फीमेल की ओवरी के द्वारा रिलीज किया जाता है। प्रोजेस्टेरोन फीमेल की ओवरी के द्वारा रिलीज किया जाता है। लेकिन एफएसएच, ओ माय गॉड, एफएसएच ये आता है बच्चे एंटीरियर, एंटीरियर पिट्यूटरी से। कहां से आएगा, एंटीरियर पिट्यूटरी से आएगा। तो भाई ये तो ओवरी सिक्रेट नहीं करती है, तो यही तो है जिसको हम ढूंढ रहे थे। जो चाहता है एग्जामिनर आप बता दो हमें। चलिए तो बात की जाए, क्वेश्चन ह्यूमन फिजियोलॉजी से, रिप्रोडक्टिव सिस्टम से है। आप यहाँ पे एंडोक्राइन सिस्टम भी लिख दो, चाहे एंडोक्राइन सिस्टम भी यहाँ से आ सकता है। ओके, तो आंसर यहाँ पे क्या आ जाएगा बच्चे, एफएसएच इट इज सिक्रेटेड बाय एंटीरियर पिट्यूटरी। तो ओजोनोस्फेयर, अगला क्वेश्चन है भाई, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। ओजोनोस्फेयर इज ए कंपोनेंट ऑफ, ओजोनोस्फेयर किसका कंपोनेंट है, अरे भाई ओजोन गैस कहां पाई जाती है। छोटे छोटे से बच्चे को पता है कि सर ओजोन गैस जो है वो स्ट्रेटोस्फेयर में पाई जाती है। तो स्ट्रेटोस्फेयर में पाई जाती है, तो ओजोनोस्फेयर इसी का तो कंपोनेंट हुआ। सीधा सीधा आंसर आपके सामने पड़ा हुआ है ना। तो चलिए एटमॉस्फेयर से क्वेश्चन है, इकोसिस्टम है। तो आंसर बच्चे यहाँ पे क्या आ जाएगा, स्ट्रेटोस्फेयर। ओके जी, अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। ओ माय गॉड, ये तो अभी अभी पढ़ा हमने। टू हाइड्रोलाइज एटीपी ड्यूरिंग मसल कॉन्ट्रैक्शन, एटीपीज इज प्रेजेंट इन। एक क्वेश्चन अभी हमने किया था कि एक्टिन फिलामेंट है ये, इसके नीचे मायोसिन फिलामेंट है, ऐसा एक क्वेश्चन अभी हमने देखा था, मायोसिन फिलामेंट है। मायोसिन का जो हेड होता है ना बच्चे, ये वाला, यहाँ पे एटीपी को कंज्यूम किया जाता है, फॉस्फेट निकाल देंगे बाहर, और एडीपी, है ना। तो एटीपी को कंज्यूम करने वाला जो एंजाइम होता है वो मायोसिन के हेड में होता है। ऑप्शन यहाँ पे, ये देखो पहला ही ऑप्शन पड़ा हुआ है, हेड ऑफ मायोसिन। नेक नहीं आएगा, टेल नहीं आएगा, एक्टिव साइट नहीं आएगा। एक्टिव साइट पे कौन प्रेजेंट होता है बच्चा, यहाँ पे ट्रोपोनिन प्रेजेंट होता है, ट्रोपोनिन। अभी अभी बताया था, ट्रोपोनिन को हटाने के लिए बॉडी कौन से वाले आयन को यूज करती है, बिल्कुल सही, कैल्शियम का यूज करती है। तो अगेन लोकोमोशन एंड मूवमेंट से ये क्वेश्चन पूछा गया है। हमारा करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या आ जाएगा, मायोसिन का जो हेड होता है, हेड ऑफ मायोसिन। चलिए 31st क्वेश्चन की बात करेंगे। ये क्वेश्चन हमें देखना पड़ेगा, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड स्टेट। तो भाई बंसल एकेडमी के द्वारा आपको एक लिस्ट प्रोवाइड की जाएगी आप ही के कोर्स के अंदर, जिसके अंदर हम जितने भी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है, हर सेंचुरी के बारे में लिखेंगे भी, कौन सी सेंचुरी कहां पाई जाती है। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। इटरना गर्मा जो है, नहीं भाई इटरना गर्मा इन्होंने लिखा है तमिलनाडु में, लेकिन जहां तक मेरे ख्याल में है ये तमिलनाडु में नहीं, ये तेलंगाना में पाई जाती है, तेलंगाना में पाई जाती है। और देख लेते हैं भगवान महावीर, बिल्कुल सही है, भगवान महावीर जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ये गोवा में पाई जाती है। नंदनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बच्चे जम्मू कश्मीर में पाई जाती है, सही है। नारायण जो सरोवर है ये गुजरात में, हाँ ये बिल्कुल गुजरात में पाई जाती है, बिल्कुल गुजरात में पाई जाती है। तो करेक्ट आंसर अपना क्या है, इटुर गर्मा बच्चे। जो इटुरना गर्मा होती है ना, ये तमिलनाडु में नहीं, ये तेलंगाना में पाई जाती है। तो देखते हैं भाई, हमारा यही आंसर होना चाहिए। बात की जाए क्वेश्चन की, बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन से ये क्वेश्चन पूछा गया है, इकोलॉजी यूनिट है आपका, और करेक्ट आंसर जो है वो अपना है इटोरन गर्मा, क्योंकि ये पाई जाती है तेलंगाना के अंदर। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, विच हार्मोन इज यूज्ड फॉर अर्ली प्रेगनेंसी डायग्नोसिस। तो भाई प्रेगनेंसी को डायग्नोस करने के लिए जिस हार्मोन का यूज किया जाता है वो एलएच नहीं होता, ऑक्सीटोसिन नहीं होता, प्रोजेस्टेरोन नहीं होता, वो है ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोफिन। तो ह्यूमन ह्यूमन कोरियोनिक
गोनेडोट्रोपिन जो हार्मोन है, इसको अर्ली डिटेक्शन के लिए यूज किया जाता है। तो बात की जाए क्वेश्चन की रिप्रोडक्टिव सिस्टम, चाहे आप एंडोक्राइन सिस्टम देख लो, वहां से क्वेश्चन है ये। और करेक्ट आंसर इसका आएगा बच्चे HCG, ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन हार्मोन। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। विच वाइल्ड लाइफ रिजर्व इन इंडिया इज पॉपुलरली नोन एज फ्लोटिंग नेशनल पार्क। तो बच्चे फ्लोटिंग नेशनल पार्क की बात की जा रही है। एक्चुअली ना इस नेशनल पार्क के अंदर बड़े बड़े लीफ पाए जाते हैं, वो ना पानी के ऊपर फ्लोट करते हैं। तो ये होता है किबुल लैम्जो, इसका नाम है किबुल लैम्जो नाम का ये जो हमारा वाइल्ड लाइफ रिजर्व है, किबुल लैम्जो, जहाँ पे ये बड़े बड़े फ्लावर्स लीफ पाए जाते हैं। इतने बड़े बड़े लीव्स होते हैं कि अगर आप इसके ऊपर छोटे छोटे बच्चों को भी बिठा देते हो ना, तो तब भी ये फ्लो करते रहते हैं, तब भी ये। और ये ना ये जो लोकतक जो लेक है, लोकतक लेक है, उसके ऊपर पाया जाता है ये कीबोलैम जो रिजर्व होता है। चलिए, तो बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन से ये क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर है किबुल लैम्जो। लोकतक लेक भी आ सकता है, तो ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द which is the first immunoglobulin produced in primary response to an antigen। तो भाई प्राइमरी रिस्पॉन्स के लिए कौन सी एंटीबॉडी सबसे पहले बनती है? तो भाई इसके बारे में ध्यान रखना, सबसे पहले IgM बनती है। जब भी प्राइमरी रिस्पॉन्स की बात होती है तो IgM सबसे पहले बनती है। IgE एलर्जिक रिएक्शन में होती है। वैसे हमारा जो करेक्ट आंसर है वो IgM आएगा, ध्यान रखना। बॉडी में सबसे ज्यादा कौन सी एंटीबायोटिक पाई जाती है? तो IgG पाई जाएगी। ऐसी एंटीबॉडी जो फ्लूइड के अंदर प्रेजेंट होती है, जो भी बॉडी से फ्लूइड बाहर निकलता है तो IgA, आंखों से जब आंसू निकलते हैं तो IgA पाई जाती है। ओके, चलिए, तो यहाँ पे पूछा गया कि प्राइमरी रिस्पॉन्स में, तो हमारा आंसर आना चाहिए IgM। तो रिस्पॉन्स टू पैथोजन इम्यूनोलॉजी से ये बच्चे क्वेश्चन पूछा गया है, करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन डी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, रिमूवल ऑफ द की स्टोन प्रीडेटर। क्या बोला? की स्टोन प्रीडेटर को अगर आप रिमूव करते हैं फ्रॉम ए कम्युनिटी विल रिजल्ट इन। तो भाई अगर किसी भी इकोसिस्टम के अंदर कोई फूड चेन है, उस फूड चेन के अंदर अगर एक प्रेडेटर को ही हटा दिया जाए तो क्या होगा? चलिए प्रैक्टिकली देखने की कोशिश करते हैं, प्रैक्टिकली देखते हैं। चलो ऐसा है, ए को बी खाएगा, बी को सी खाएगा, सी को डी खाएगा, और ये जो डी है ना, ये अपना है कीस्टोन प्रीडेटर है, ये अपना है कीस्टोन प्रीडेटर है ये, है ना। अगर मान लो इसको हपा हटा दे, खत्म कर दे, अगर इसको हटा देंगे तो सी का नंबर बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। अगर सी का नंबर बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा तो अल्टीमेटली बी कम हो जाएंगे। अगर बी कम हो जाएंगे तो ए का नंबर बढ़ जाएगा, ए का नंबर बढ़ जाएगा। और अब खुद देखो, जब ए का नंबर बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा तो उनको खाने वाला कोई है ही नहीं। सी तो वैसे ही खत्म हो जाएंगे। क्यों खत्म हो जाएंगे? क्योंकि जब बी का नंबर कम हो गया, जब बी कम हो चुके हैं, तो जब बी खत्म हो जाएंगे तो सी ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएंगे। तो कुल मिला के किसी भी इकोसिस्टम की जो स्पीशीज डाइवर्सिटी होती है वो कम हो जानी चाहिए। देखो देखो, ए को खाता है बी, बी को खाता है सी, सी को खाता है डी। हमने डी को हटा दिया, जब हमने डी को हटाया तो सी का नंबर बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। जब सी का नंबर बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा तो सारे के सारे बी को खा जाएगा, तो बी खत्म हो जाएंगे। जब बी खत्म हो जाएंगे तो ए का नंबर बढ़ जाएगा। तो कुल मिला के इस इकोसिस्टम में अब ना डी रहा, ना सी रहा, ना बी रहा। ए का नंबर बढ़ जाएगा, बाद में ए को खाने वाला कोई है ही नहीं, तो ए भी क्या धीरे धीरे खत्म हो जाएंगे। तो जनरली जो स्पीशीज की डाइवर्सिटी होती है वो कम हो जाती है, डिक्लाइन हो जाती है। और यही ये हमारा आंसर सामने ही पड़ा हुआ है, हमारा आंसर बिल्कुल सामने ही पड़ा हुआ है। ठीक है, बात की जाए क्वेश्चन की, इकोसिस्टम से ये क्वेश्चन पूछा गया है, इकोलॉजी यूनिट है इसका, और आंसर बच्चे क्या आ जाएगा? जनरली डिक्लाइन इन दी स्पीशीज डाइवर्सिटी। ये एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन दोबारा भी पूछा जा सकता है। चलिए, विच ऑफ द एंजाइम इज नॉट एसोसिएटेड विद जेनेटिक इंजीनियरिंग। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग का जो एक बेसिक होता है, उस बेसिक में बताया जाता है कि हम कौन से एंजाइम का यूज करते हैं। हम रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम का यूज करते हैं, तो ये तो आएगा ही आएगा। हम लाइगेस का भी यूज करते हैं, और हम एक्सोन्यूक्लियस एंजाइम का भी यूज करते हैं। लेकिन जेनेटिक इंजीनियरिंग के अंदर, बायोटेक्नोलॉजी के अंदर हम लाइगेस एंजाइम का यूज कहीं पे नहीं करते हैं। और इन्होंने भी यही पूछा है, जो यूज नहीं हो रहा, नॉट एसोसिएटेड विद जेनेटिक इंजीनियरिंग। तो डी यहाँ पे हमारा क्या निकल के आता है? राइट आंसर निकल के आता है।
बात की जाए क्वेश्चन की, क्वेश्चन बच्चे बायोटेक्नोलॉजी से पूछा गया है, मेन एंजाइम ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, और करेक्ट आंसर इसका आएगा बच्चे लाइगेस एंजाइम, जिसको बायोटेक्नोलॉजी के अंदर यूज नहीं किया जाता। नेक्स्ट बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, राइबोजाइम फंक्शंस एज, राइबोजाइम्स के फंक्शन, देखो भाई राइबो वर्ड का मतलब होता है आरएनए, जाइम का मतलब है एंजाइम, तो ऐसा 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 राइबोजाइम, राइबोजाइम का फंक्शन क्या है, ये आरएनए की तरह भी काम करता है, ये एंजाइम की तरह भी काम करता है। अरे मेरे भाई राइबोसोम को पकड़ लो ना आप, राइबोसोम, उसके अंदर आरएनए प्लस प्रोटीन ही तो होता है ना, तो आरएनए भी है और प्रोटीन एंजाइम का काम करते हैं, प्रोटीन की सिंथेसिस कर रहे हैं, प्रोटीन की चेन्स बना रहे हैं, तो अपना यहाँ पे करेक्ट आंसर आता है बोथ बी एंड सी। बात की जाए क्वेश्चन की, तो सेल ऑर्गेनेल से ये क्वेश्चन पूछा गया है, सेल बायोलॉजी इसका यूनिट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं, इसका आंसर डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चे, द रिट्रीवल ऑफ डाटा फ्रॉम अ बायो इन्फॉर्मेटिक सोर्स इज कॉल्ड, देखो बायो इन्फॉर्मेटिक्स में सारी की सारी कंप्यूटर स्टडी होती है, हमने रिट्रीव करना है डाटा, डाटा रिट्रीव का मतलब करने का मतलब है डाटा को निकालना है, डाटा को निकालना है, रिट्रीव करना है, निकालना है किसी सोर्स से। और भाई सोने को भी तो हम निकालते हैं ना, चांदी को भी तो हम निकालते हैं ना, लोहे को भी तो हम निकालते हैं ना जमीन से, तो उसको क्या बोलते हैं, माइनिंग बोलते हैं। लेकिन हम यहां निकाल रहे हैं, लेकिन हम यहां पे डाटा को निकाल रहे हैं, तो यहां पे आंसर आ जाएगा डाटा माइनिंग। सर्च नहीं कर रहे हम, कलेक्ट नहीं कर रहे हम क्या कर रहे हैं, निकाल रहे हैं, ढूंढ नहीं रहे हम निकाल रहे हैं भाई, रिट्रीव करना, निकालना, डाटा माइनिंग। बात की जाए क्वेश्चन की, डाटा कलेक्शन से क्वेश्चन है, इंफॉर्मेटिक्स इसका यूनिट है, और करेक्ट आंसर बच्चे डाटा माइनिंग आता है। तो चलिए अगला बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, अमोनिया इज द मेन नाइट्रोजीनस एक्सक्रीटरी मटेरियल ऑफ, देखो भाई एम्फीबियन के अंदर, एम्फीबियन का जो लार्वा होता है ना, एम्फीबियन का जो लार्वा होता है, लार्वा अमोनिया रिलीज करता है, लेकिन इसका जो अडल्ट होता है वो यूरिया रिलीज करता है, तो ये आंसर नहीं आएगा। टर्टल भी एम्फीबियन है, तो ये भी यूरिया रिलीज करेगा, रेप्टाइल्स यूरिक एसिड रिलीज करते हैं, और इसके लार्वा को क्या बोलते हैं, गलती से इसके लार्वा को हम टैडपोल बोलते हैं, और टैडपोल बच्चे क्या रिलीज करता है, अमोनिया रिलीज करता है, तो यही हमारा आंसर है, सब कुछ चार ऑप्शन में ही है। बात की जाए क्वेश्चन की, अगेन एनिमल फिजियोलॉजी का क्वेश्चन है, आप इसको एनिमल किंगडम का भी बोल सकते हो, एक्सक्रीटरी सिस्टम। चलिए तो करेक्ट आंसर निकल के आता है, ओ ओ ओ करेक्ट आंसर निकल के आएगा बच्चे सी, टैडपोल आएगा। चलिए अगले की बात करेंगे, तो ये हमारे बच्चे शाइनिंग स्टार्स हैं, मैं आपको बार बार किस लिए दिखाता हूं, ताकि आपको मोटिवेशन मिल सके कि भाई हमें यहां पर तो आना ही आना है ना। चलिए तो बहुत ही शुक्रिया आपका हमारी इस वीडियो को देखने के लिए, और आई होप इस वीडियो ने आपकी बहुत सारी हेल्प की होगी, कुछ चीजें क्लियर की होगी। आप भी बच्चे हमारे मिशन का हिस्सा बन सकते हो, हमारे बैच को ज्वाइन कर सकते हैं, पीजीटी का जो भी बैच है आप इसको ज्वाइन करिए, पेपर 1 की भी आपको बहुत एक्सपर्ट फैकल्टी से तैयारी करवाई जाएगी, पेपर 2 की भी आपको बहुत एक्सपर्ट फैकल्टी से तैयारी करवाई जाएगी, बॉटनी जोलॉजी केमिस्ट्री फिजिक्स मैथ आप किसी के लिए भी कर सकते हैं ज्वाइन, और कोर्स के अंदर बच्चे आपको लाइव क्लासेस मिलेंगी, कहीं पे बिजी हो कोई बात नहीं, हम आपको रिकॉर्डिंग दे देंगे, टेस्ट आपको दिए जाएंगे, मॉक टेस्ट आपको दिए जाएंगे, नोट्स सभी चीजों के प्रोवाइड किए जाएंगे, प्रैक्टिस क्वेश्चन, भाई प्रैक्टिस ही तो जान होती है, प्रैक्टिस क्वेश्चन भर भर के दिए जाएंगे, और ये सब कुछ बच्चे आपको मिलेगा कहाँ पे, टेक ऐप पे, जो कि आपको मिल जाएगी प्ले स्टोर के ऊपर। सो थैंक यू सो मच। आप कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे दिए हुए नंबर्स पे, जो भी आपको स्क्रीन पे नजर आएंगे। थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर।